नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ध्यानाकर्षण का भाग 1 व भाग 2। आज हम पढ़ेंगे भाग 3। कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक, इसके अंतर्गत परिप्रेक्ष्य, शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियां। तो चलिए मित्रों, भाग 3 का अध्ययन करेंगे। कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक, परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत देखते हैं। एक ऐसी कक्षा जहां विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे हैं, उनमें सामान्य रूप से शिक्षण करने से विशेष लाभ नहीं होता है। ऐसी कक्षा में यदि शिक्षक वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर ही कार्य करते हैं तो इसमें संदेह है कि यह बच्चों के मदद करने वाला हो। बच्चे इस प्रक्रिया में पहले कक्षा से और अंत में विद्यालय से पूरी तरह कट जाते हैं। वास्तव में बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का यह एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक क्या करे? यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक आरंभिक परीक्षण के माध्यम से बच्चों का विषयवार वास्तविक अधिगम स्तर पता करे। इसे कैसे करना है, इस बिंदु पर भी हम लोगों ने विस्तार से विचार विमर्श कर एक साझा समझ विकसित की है। आधारभूत आकलन के पश्चात शिक्षक को बच्चों का स्तरवार समूह बनाना है तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करना है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कार्य करने के पूर्व एक शिक्षक को क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी। आइए अब हम उन तैयारियों पर चर्चा करें जिन्हें आधारभूत आकलन के पश्चात व बच्चों के साथ समूह में कार्य करने के पूर्व शिक्षक को जानना एवं करना नितांत आवश्यक है। अधिगम स्तर संबंधी सूची। आरंभिक आकलन के बाद प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर पर संप्राप्ति संबंधी एक सूची आपके पास होनी चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि बच्चे ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है तथा किन लर्निंग आउटकम पर उसके साथ और कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए परिशिष्ट 2 में दिए गए प्रारूप का प्रयोग करें। प्रारूप 2 हम लोग देख चुके हैं। समूह निर्धारण। अब अधिगम संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए बच्चों का समूह निर्धारण कर लें। लर्निंग आउटकम की सूची। जिन लर्निंग आउटकम पर सीखने में अंतर के कारण कार्य करना है, उनकी एक क्रमवार सूची बना लें। यह सूची प्रत्येक विषय के लिए पृथक पृथक होगी। समय सारणी। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए सत्र के प्रारंभ में आरंभिक परीक्षण के पश्चात कार्य करने के लिए 50 दिनों की समय सारणी टाइम टेबल परिशिष्ट 5 में दी गई है। प्रधानाध्यापक इसे समस्त शिक्षकों से साझा कर लें। इन 50 दिनों में चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ध्यानाकर्षण तकनीकों द्वारा ही कार्य करेंगे। ध्यानाकर्षण शिविर समय सारणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है, 50 कार्य दिवस के लिए। तो पहला कॉलम है समूह, समूह ए, समूह बी, समूह सी। दूसरा कॉलम प्रार्थना सभा 7:30 से 8 बजे तक, जिसमें प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, मूल्य शिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता अवलोकन, पर्यावरण पर चर्चा। प्रथम वादन है 8 बजे से 9 बजे तक, जिसमें हम समूह ए के लिए गणित पढ़ाएंगे, समूह बी में अंग्रेजी और समूह सी में हमारा परिवेश और विज्ञान। द्वितीय वादन 9 से 10 बजे का रहेगा। समूह ए के लिए हिंदी, समूह बी के लिए हिंदी और समूह सी के लिए गणित। फिर मध्यावकाश हो जाएगा 10 से 10:30 के लिए। तृतीय वादन में हमारा परिवेश होगा, विज्ञान होगा। इसका जो समय होगा 10:30 से 11:30 बजे तक का। समूह बी के लिए गणित, समूह सी के लिए अंग्रेजी। फिर अगला है चतुर्थ वादन 11:30 से 12:30। पहले वादन में हम लोग समूह ए के लिए अंग्रेजी, समूह बी के लिए हमारा परिवेश या विज्ञान और समूह सी के लिए हिंदी। फिर सांध्यकालीन सभा में 12:30 से 1 बजे के बीच व्यायाम, खेल, बाल सभा,
कला, हिंदी, सुलेख श्रुतलेख, संगीत, नैतिक शिक्षा आदि। तो बाकी इसमें नीचे कुछ लिखा हुआ है। सभी शिक्षक प्रतिदिन अपने समूह में निर्धारित शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करेंगे। शिक्षकगण अपने विषयों में बच्चों का निरंतर सतत रूप से आकलन करेंगे। जो बच्चे 50 कार्य दिवस में अच्छी प्रगति दर्शाते हैं उन्हें आगामी समूह में प्रोन्नत भी करेंगे। सभी शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों के अधिकाधिक क्रियाशीलता पर विशेष ध्यान देंगे। प्राथमिक स्तर पर हमारा परिवेश एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय का शिक्षण संबंधित वादन में किया जाएगा। तो ये रहा हमारा ध्यान आकर्षण शिविर हेतु समय सारणी। अभी तक तो मैंने पूरी समय सारणी देखी 50 दिवस के लिए, 50 दिनों के लिए। अब दिवसवार विभाजन इनका है। चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए विषयवार कितने दिन लगेंगे इसका विषय एवं दिवसवार विभाजन कर लें। इस तरह 50 दिनों की एक समय सारणी हो जाएगी। इस समय सारणी की कार्य योजना निम्नांकित होगी। चलिए देखते हैं। ध्यानाकर्षण शिविर साप्ताहिक शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग की कार्य योजना। तो पहला है प्रथम सप्ताह 1 से 7 दिन तक। कक्षा शिक्षण के लिए चयनित तकनीक क्या होगी? संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन, रोचक प्रस्तावना। लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार शिक्षक स्वयं चयन करेंगे। तो इसमें आवश्यकता अनुसार शिक्षक स्वयं चयन करेंगे। द्वितीय सप्ताह के लिए 8 से 15 दिन तक है। रोचक प्रस्तावना से प्रारंभ करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियां अथवा नवाचार, सरल से कठिन की ओर का प्रयोग करेंगे। इसमें भी लर्निंग आउटकम में आवश्यकता अनुसार शिक्षक स्वयं चयन करेंगे। तृतीय सप्ताह 16 से 23 दिन तक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियां अथवा नवाचार, प्रश्न पूछना, प्रोजेक्ट कार्य, ये हमारा तृतीय सप्ताह का रहेगा। चतुर्थ सप्ताह में 24 से 31 दिन तक रहेगा ये। शैक्षिक गतिविधियां नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत। आवश्यकता अनुसार शिक्षक स्वयं चयन करेंगे लर्निंग आउटकम को। पंचम सप्ताह रहेगा 32 दिन से 39 दिन तक। इसके अंतर्गत सीखने के लिए बातचीत, सीखने के लिए कार्यपत्रक का उपयोग, सभी को शामिल करना, शैक्षिक भ्रमण, यह रहेगा हमारा पंचम सप्ताह में। षष्ठम सप्ताह में 40 से 47 दिन तक का है। समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, सीखने के लिए बातचीत, सकारात्मक प्रतिपुष्ट। सप्तम सप्ताह 48 से 50 दिन तक। परिवेशी संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, शैक्षिक भ्रमण इत्यादि। तो ये होंगे कक्षा शिक्षण के लिए चयनित तकनीक। तो इन तकनीकियों का प्रयोग करते हुए हमें लर्निंग आउटकम अपने अनुसार चयन करके बनाने रहेंगे। विशेष में देखते हैं। प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक समूह की आवश्यकताओं के आधार पर लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे, उनकी वरीयता का क्रम रूप में ध्यान रखेंगे तथा उनका पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिका तथा अन्य सामग्री से सहसंबंध अवश्य बनाए रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के लिए 3-4 शैक्षिक तकनीकियों को मुख्य फोकस में रखते हुए कार्य करेंगे। कुछ तकनीकियों जैसे बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, TLM का प्रयोग आदि की पुनरावृत्ति अवश्य होगी। शिक्षण योजना। जिन लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है उन पर आप अपनी शिक्षण योजना बना लें। शिक्षण योजना बनाते समय उन समस्त तरीकों को अवश्य ध्यान में रखें जो कक्षा को रोचक तथा उपयोगी बनाते हैं। ऐसे कई तरीकों का विवरण आगे दिया गया है। आप और भी तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं जिनसे बच्चों के अधिगम में वृद्धि हो। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता। शिक्षण योजना के अनुसार आवश्यक शिक्षण सामग्री
अधिगम सामग्री TLM को जुटा लें। यह सभी सामग्री शिक्षण के पूर्व ही कक्षा में होनी चाहिए। यदि किसी सामग्री, वर्कशीट, कार्ड, चार्ट आदि का विकास किया जाना है तो उसे पूर्व में ही बना लें। इसी प्रकार यदि आप कोई शैक्षिक खेल कराने की सोच रहे हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की व्यवस्था भी पहले से ही कर लें। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता व प्रयोग शिक्षण कार्य को न सिर्फ रोचक व प्रभावी बनाता है बल्कि बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर भी देता है। इस प्रकार कार्य करने से बच्चों के अधिगम स्तर में वृद्धि तीव्र गति से होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। उपर्युक्त तैयारियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन है। यदि हम इस पूरी प्रक्रिया का ईमानदारी से क्रियान्वयन कर लेते हैं तो यकीन मानिए यह हमारी तरफ से बच्चों के कक्षानुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रभावी शिक्षण के विभिन्न तरीकों पर अपनी स्पष्ट और व्यापक समझ बनाएं। प्रभावी शिक्षण के कुछ मुख्य तरीके आगे दिए गए हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी के अनुरूप आप कक्षा शिक्षण करने का प्रयास करें। बैठक व्यवस्था। कक्षा में बच्चों को इस तरह बैठाएं कि आपकी नजर सभी बच्चों पर रहे। आप यह देख पाएं कि आपकी कक्षा में प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है। इसके लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं। बैठक व्यवस्था गतिविधि के अनुरूप होनी चाहिए। अर्धचंद्राकार या गोले में बैठाना। बच्चों को अर्धचंद्राकार या गोले में बैठाना उपयुक्त होता है बशर्ते आपके पास इसके लिए पर्याप्त जगह हो। इस प्रकार की बैठक व्यवस्था तब कारगर होती है जब आप बच्चों के साथ बात कर रहे हों, आपकी बात सुन रहे हों, कहानियां सुन रहे हों या किसी विषय पर व्यापक विचार विमर्श चल रहा हो। इससे प्रत्येक बच्चे तक शिक्षक की पहुंच आसान हो जाती है। छोटे समूह में बैठाना। बच्चों को छोटे समूह में बैठाना भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण तरीका है। यह बच्चों के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रभावी है। इस बैठक व्यवस्था का उपयोग शिक्षक किसी अवधारणा पर बच्चों द्वारा आपस में विचार विमर्श करने, किसी प्रश्न को हल करने, किसी समस्या का समाधान ढूंढने तथा सामूहिक प्रोजेक्ट आदि में कर सकते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि बैठक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी सामाजिक या धार्मिक समुदाय के क्यों ना हों, आपस में घुल मिलकर बैठें। इसमें लड़कियों तथा विकलांग बच्चों का विशेष ध्यान रखें। यह भी ध्यान रखें कि स्तरवार समूह इस प्रकार से बैठें कि अन्य समूहों को उनके कार्यों या बातचीत में व्यवधान ना हो। समूह बनाते समय यह ध्यान रखें कि सभी एक समान अधिगम स्तर वाले बच्चे एक साथ हों। आप आवश्यकता अनुसार मिश्रित समूह बनाकर भी उन्हें बैठा सकते हैं। बैठक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें बच्चे व शिक्षक कक्षा में कहीं भी आसानी से आ जा सकें तथा ब्लैक बोर्ड व अन्य सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाई दे तथा उनकी पहुंच में भी हो। क्या करें क्या ना करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें प्रत्येक परिस्थिति में ध्यान रखना है। इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें करना है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें किसी भी हालत में नहीं करना है। तो क्या करें, चलिए देखते हैं। प्रायः कक्षा में शिक्षक ही केंद्रित भूमिका में देखे जाते हैं, अर्थात वही निर्देश देते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा अनुशासन के नाम पर बच्चे शांत रहते हुए उनके निर्देशों का पालन करते हैं, जबकि अधिकांश समय बच्चे केंद्रित भूमिका में होने चाहिए।
एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% लगभग 5 मिनट। कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% लगभग 30 मिनट। कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% लगभग 5 मिनट। शिक्षक स्वयं समय पर आएं, समय सारणी का अध्ययन करें तथा समय सारणी के अनुरूप शिक्षण कार्य करें। इससे बच्चों को समय की महत्ता समझ में आती है। कक्षा में बच्चों को इस तरह बैठाएं कि आपकी नजर सभी बच्चों पर रहे। इसके लिए बच्चों को गोले, अर्धचंद्राकार अथवा छोटे समूहों में आवश्यकता अनुसार बैठाएं। कक्षा शिक्षण की पूरी तैयारी करके आएं। कक्षा में आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री व अन्य संसाधनों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लें। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किसी रोचक दृष्टांत, कहानी, खेल का प्रयोग करते हुए पाठ की शुरुआत करें। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग अवश्य करें। उन्हें मात्र प्रदर्शन की वस्तु बनाकर न रखें। आवश्यकता अनुसार बच्चों को उनके साथ कार्य करने का अवसर दें। विषय व प्रकरण के आधार पर ही तकनीक या शिक्षण के तरीकों का चुनाव व प्रयोग करें। यथासंभव कहानी, कविता, खेल, गतिविधि आदि का प्रयोग करें। कक्षा का माहौल सहज व सरल बनाएं। इससे बच्चे तनाव रहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेंगे। सभी बच्चों को प्रोत्साहन दें। पूरी कक्षा के समक्ष बच्चों के कार्यों की प्रशंसा करें। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चों को अवश्य सुनें। बच्चों को लगना चाहिए कि आप उनकी बात सुन रहे हैं तथा उनको महत्व दे रहे हैं। इससे उनकी भी ध्यान से सुनने की आदत विकसित होगी। सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में प्रतिभाग करने का अवसर दें। इसमें आप बालिकाओं तथा दिव्यांग बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। इस प्रकार समता व विषमता, समता व समानता की स्थिति को प्रोत्साहित करें। आपकी भाषा ऐसी हो जिसे हर बच्चा समझ सके। इसके लिए आप यथासंभव बच्चों को अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी करें। यदि किसी बच्चे ने गलती की है तो उसकी गलती इस प्रकार से बताएं कि उसे हताशा ना हो, बल्कि वह गलती के कारण को समझे। आपकी आवाज कोमल व भाषा स्नेहपूर्ण हो। समूह में कार्य करते समय बच्चों के बीच अवश्य जाएं तथा उन्हें प्रोत्साहित करें। बच्चों को यह महसूस हो कि उनके कार्यों पर आपकी दृष्टि है तथा आप उनका सहयोग करना चाह रहे हैं। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का आकलन अवश्य करें ताकि आपको यह ज्ञात रहे कि पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं। कक्षा शिक्षण पूर्ण कर लेने पर प्रमुख बिंदुओं पर आधारित सारांश द्वारा पुनरावृत्ति अवश्य करें। बच्चों के कार्यों को अवश्य जांचें तथा आवश्यकता अनुसार सुधार भी करें। गलतियों पर बच्चों से चर्चा करें। सकारात्मक फीडबैक दें ताकि उन्हें सही उत्तर या तरीके के बारे में पता चल पाए। पुनरावृत्ति की दृष्टि से अभ्यास हेतु प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट कार्य अवश्य दें। और क्या ना करें, चलिए देखते हैं। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्हें हतोत्साहित न करें। इसके विपरीत प्रसन्नतापूर्वक प्रश्नों के उत्तर देकर विषय वस्तु की व्याख्या करें। किसी भी दशा में बच्चों में भय न पैदा करें। आपका प्रत्येक कार्य व व्यवहार बच्चों को विद्यालय व कक्षा कक्ष प्रक्रिया से जोड़ने वाला हो। बच्चों के मध्य भेदभाव न करें। उन्हें किसी भी प्रकार से अपमानित न करें। बच्चों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग व गलत व्यवहार न करें। आपका कोई भी व्यवहार या कार्य शिक्षक की गरिमा को ठेस न पहुंचाए। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात की कार्य योजना।
50 कार्य दिवसों के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। लर्निंग आउटकम्स का चयन करना, लक्ष्य निर्धारण, कक्षा शिक्षण अभ्यास के लिए उपयुक्त शिक्षण तकनीकियों का चयन करना, शिक्षण योजना का निर्माण करना, शिक्षण अभ्यास में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का चुनाव करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात भी शिक्षकगण नियमित रूप से दैनिक कक्षा शिक्षण में ध्यानाकर्षण शिविर के अनुरूप उपर्युक्त बिंदुओं पर ध्यान देने का कार्य जारी रखेंगे। दैनिक कक्षा शिक्षण अभ्यास में लर्निंग आउटकम को लक्ष्य मानकर शिक्षण योजना के अनुरूप शिक्षण तकनीकियों का उपयोग निरंतरता के साथ किया जाना आवश्यक है। चलिए मित्रों, देखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है कि नीड्स जरूरत क्या होती है और लीड्स क्या कराना होता है हमें। तो टीचिंग ये आवश्यकता होती है, बाकी बच्चे इस चीज को स्वयं से करें, ये हमें बच्चों से कराना होता है। कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियां। अब तक की चर्चा से स्पष्ट है कि हमारी कक्षा में सीखने की गति के आधार पर विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से किया गया शिक्षण कार्य पर्याप्त नहीं होगा, हमें बहुस्तरीय शिक्षण के तरीके प्रयोग में लाने होंगे। यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि सामान्य कक्षा में अपनाई जाने वाली कई शिक्षण रणनीतियां व तरीके आगे चलने वाले व पिछड़ने वाले बच्चों के लिए समान रूप से लाभकारी नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कई तरीके ऐसे भी हैं जो विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चों के लिए अलग अलग अपनाए जाते हैं। इस प्रकार के बहुस्तरीय शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की क्षमताओं व वास्तविक अधिगम स्तर को अच्छी तरह समझते हों। चलिए डायग्राम देखते हैं। शिक्षण अधिगम चक्र। नियोजन, सबसे पहले प्लानिंग है, प्रस्तावना, अभ्यास, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण एवं अभ्यास करने के अवसर, फिर आकलन, आकलन में ध्यानाकर्षण और संवर्धन, और फिर प्लानिंग, फिर प्रस्तावना। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सभी शिक्षक प्रतिदिन अपनी अपनी कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते हैं और यथाशक्ति रुचिकर ढंग से अपनी कक्षाओं में बच्चों को विषय ज्ञान का अंतरण भी करते हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बच्चे ने सीखा नहीं है तो हमें अपने तरीकों में बदलाव करना होगा। कक्षा शिक्षण के उपरांत विद्यार्थियों को यदि बिल्कुल सीखने को ना मिले तो ऐसा शिक्षण निष्फल होता है। विद्यार्थी स्नेह पढ़ने में रुचि लेना बंद करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी संप्राप्ति स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम चक्र को अपनाना होगा। तो थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। कक्षा शिक्षण आकलन, असेसमेंट ड्यूरिंग क्लास टीचिंग, फास्ट लर्निंग पेज, स्लो लर्निंग पेज, संवर्धन क्रियाएं, इनरिचमेंट, ध्यानाकर्षण तकनीकियां, कंसंट्रेटिंग नीडी चिल्ड्रन। उपयुक्त शिक्षण अधिगम चक्र से स्पष्ट है कि प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए हम सभी शिक्षकों को रोचक प्रस्तावना के माध्यम से विषय प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थी उत्साहपूर्वक कक्षा शिक्षण में सहयोग प्रदान करते हैं और जिज्ञासावश प्रश्न भी पूछते हैं। शिक्षण विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद विद्यार्थियों को अभ्यास करने के अवसर दें। अनेक बार अभ्यास करवाने से बच्चों में विषय वस्तु की समझ बनती है और अवधारणात्मक स्पष्टता, कंसेप्चुअल
क्लियरिटी आ जाती है। कक्षा शिक्षण के दौरान हमें अपने विद्यार्थियों का सतत आकलन भी करते रहना चाहिए, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाए कि वे कौन से बच्चे हैं जिन्हें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। सतत आकलन करने पर यह स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान किए गए आकलन में कुछ बच्चे शीघ्रता से विषय वस्तु को समझ लेते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों में सीखने की गति पेस ऑफ लर्निंग तुलनात्मक रूप से कम होती है। जो बच्चे तुलनात्मक रूप से देर से सीखते हैं उन्हें शिक्षक की विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात उन पर ध्यानाकर्षण आवश्यक है। शिक्षक शिक्षण तकनीकों में बदलाव करते हुए ऐसे बच्चों को विषय वस्तु स्पष्ट करते हैं। आइए कुछ प्रभावी शिक्षण के तरीकों तकनीक पर विचार करें, जिन्हें अपनी कक्षा में अपनाकर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर एवं प्रभावशील बना सकते हैं। शिक्षण तकनीकियां, टीचिंग टेक्निक्स, प्रभावी शिक्षण तकनीक तरीके तालिका। संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, सभी को शामिल करना। समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, शैक्षिक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर, प्रोजेक्ट कार्य। तो चलिए मित्रों, ये है हमारे शिक्षण प्रभावी शिक्षण तकनीक तरीके व तालिका। हम अब अगले वीडियो में बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे शिक्षण तकनीकियों पर आधारित शिक्षण योजनाएं। ये हमारा महत्वपूर्ण वीडियो होगा, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।